नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है रीट पात्रता परीक्षा के लिए, उसका मेजर टेस्ट 1 देखेंगे। और आज अपने क्वेश्चन रहेंगे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, और वो है साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के। अच्छे से जो है एकदम चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना कि डाउन सिंड्रोम से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या है? एक जो है एक प्रकार की जो है बीमारी टाइप से विकार है। क्या है ये? एक प्रकार का विकार है जो मानव में पाया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ये ट्राइसोमी 21 कहलाता है, तो बिल्कुल सही बात है। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? ट्राइसोमी 21। फिर इसका असर बच्चे की बौद्धिक और विकासात्मक पक्ष पर पड़ता है, तो यह भी बिल्कुल सही बात है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो बच्चे की बुद्धि है उस पर और उसके विकासात्मक पक्ष पर जो है फर्क पड़ता है या असर पड़ता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम ध्यान रखना, ट्राइसोमी 21 भी इसको कहते हैं। ठीक है, इस जो है ना डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो एक मनुष्य होता है उसमें कितने होते हैं आपके 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जो 21वां गुणसूत्र होता है ना, कौन सा 21वां गुणसूत्र, उसका जो है एक जो है ना जोड़ा, एक उसका क्या होता है, एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है। क्या हो जाता है? एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, वापस देख लेना। डाउन जो सिंड्रोम है उसमें क्या होता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। उसमें से जो 21वां गुणसूत्र है ना, उसका एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है। मतलब 21वां गुणसूत्र 2 बार आ जाता है, और टोटल कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र होते हैं। और इसको जो क्या कहते हैं आपका डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम में ध्यान रखना बच्चे की बौद्धिक और विकासात्मक पक्ष पर भी क्या पड़ता है? असर पड़ता है। फिर ये वातावरण जनित विकार है? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अनुवांशिक है। क्या है? अनुवांशिक जो है विकार है। ध्यान रखना, कौन सा विकार है? अनुवांशिक विकार है, ना कि वातावरण जनित। तो असत्य बताना था, तो ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको जो है नोट कर लेना है कि जो है डाउन सिंड्रोम जिसमें क्या होता है, मनुष्य का जो 21वां गुणसूत्र होता है उसमें जो है एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, और टोटल आपके 47 गुणसूत्र हो जाते हैं 46 की जगह। इसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं और मंगोलिज्म भी कहते हैं। और ये आपका अनुवांशिक विकार है, और इसका जो है बच्चे की बौद्धिक और विकासात्मक पक्ष पर क्या पड़ता है? असर पड़ता है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 बताना, क्योंकि अपने को असत्य बताना था, तो ये वातावरण जनित ना होकर क्या होता है? अनुवांशिक विकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो, आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए जो अच्छे से टेस्ट देना होंगे। ठीक है, यहां से आप सिर्फ रिवीजन के तौर पर देखें इसको। पहले क्या करोगे आप जो है पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, फिर आपको टेस्ट भी देना है। ठीक है, और टेस्ट के लिए मैं आपको जो है सजेस्ट करना चाहूंगा टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक का आपका ईयरली पास जो प्रो पास होता है वो जो है 699 रुपए में होता है। लेकिन आप अगर कोड जो है जीवा यूज करोगे तो ये जो है 12% ऑफ होकर आपको 615 रुपए में मिलेगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है। और यहाँ पर आप जो है रीट की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सेकंड ग्रेड की कर सकते हो, थर्ड ग्रेड की कर सकते हो। तो इस पर जो है पूरे इंडिया का जो है 800 से प्लस एग्जाम जो है ना उनके टेस्ट उपलब्ध हैं, और 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध है, और 12 भाषाओं में। मतलब आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में भी टेस्ट दे सकते हो। तो जीवा स्टडी के जो है जीवा कोड यूज करके आप 615 रुपए में 1 साल के लिए जितने भी टेस्ट हैं, ठीक है, इसमें आप बैंकिंग वगैरह, एसएससी वगैरह, और राजस्थान में भी पटवार, वीडियो, रीट, थर्ड ग्रेड सारे टेस्ट आप देख सकते हो। मैंने खुद ने जो है बैंकिंग की तैयारी के समय यहां से टेस्ट दिए थे। तो 615 रुपए में आपके 80,000 टेस्ट मिलेंगे 1 साल के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और कोड जो है जीवा यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि असुमेलित को छांटिए। तो सबसे पहले डिसलेक्सिया, जो डिसलेक्सिया है ना वो आपकी होती है पठन संबंधी विकार। पठन संबंधी विकार, मतलब पढ़ने में जो विकार होता है उसको कहते हैं आप डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसग्राफिया, ग्राफ नाम क्या आ रहा है? ग्राफ मतलब होता है लिखना। मतलब ग्राफ मतलब आप ग्राफ बनाते हो ना, लिखते हो ना, तो ये हो गया आपका लेखन संबंधी विकार। किससे संबंधित? लेखन संबंधी विकार। मतलब लिखने में अगर आपको विकार है तो वह डिसग्राफिया। ठीक है, फिर आता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया क्या हो गया? कैलकुलेशन मतलब गणना। तो ये होता है गणना संबंधी विकार। क्या होता है? गणना संबंधी विकार। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले डिसलेक्सिया, लेक्सिया होता है पठन संबंधी विकार। डिसग्राफिया, ग्राफिया होता है आपका लेखन संबंधी, यानी लिखने संबंधी। ग्राफ हम लिखते हैं ना, मतलब बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो लेखन संबंधी। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, तो ये होता है गणना संबंधी विकार। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि कोई भी सुमेलित नहीं है। देखो, डिसलेक्सिया लेखन संबंधी नहीं है, लेखन संबंधी ग्राफिया है।
जो पठन संबंधी आपका डिसलेक्सिया तो ये भी असुमेलित, और डिसकैलकुलिया आपका गणना संबंधित है ना कि भाषा संबंधित। तो तीनों के तीनों असुमेलित है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोल रहा है 8 वर्षीय राहुल की बुद्धि लब्धि 10 वर्षीय मनोज जितनी है। ठीक है, 10 वर्ष का मनोज है, उसकी बुद्धि लब्धि, और राहुल 8 वर्ष का, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है आपकी बराबर है। ठीक है, यदि राहुल की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो मनोज की मानसिक आयु कितनी होगी? तो सबसे पहले राहुल की बुद्धि लब्धि निकालते हैं। जो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? ऊपर आती है आपकी मानसिक आयु, ठीक है, और नीचे आती है आपकी वास्तविक आयु, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और गुणा किससे होता है? 100 से। अब राहुल की वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष है, लेकिन राहुल 10 वर्ष के मनोज इतना होशियार, या मतलब होशियार है या बुद्धि लब्धि रखता है, तो ये हो गया 10। इसकी मानसिक आयु क्या होगी? 10, और गुणा 100 से कर दिया। 2 के पाड़े से ये 4 बार, और ये 5 बार, और ये 4 के पाड़े से 25। तो जो राहुल की बुद्धि लब्धि आई वो कितनी आई आपकी? 125। राहुल की बुद्धि लब्धि कितनी आई आपकी? 125। अब बोल रहे राहुल की मानसिक आयु 10 वर्ष है। राहुल की क्या है? मानसिक आयु 10 वर्ष है। तो मनोज की मानसिक आयु बताओ। तो आपको पता है मनोज की वास्तविक आयु तो कितनी है? 10। तो वास्तविक आयु की जगह 10 और मानसिक आयु की जगह, मानसिक आयु की जगह मां लिख देता हूं मैं, ठीक है, गुणा 100, और ये आएगी बुद्धि लब्धि, और ये राहुल के बराबर है, मतलब 125 के बराबर है। तो अब देखो ये 10 के पाड़े से ये कट गया, 1 0, मानसिक आयु बराबर क्या हो गया? 125/10। ये 10 गुणा से वहां भाग में चला जाएगा, तो मानसिक आयु आ गई आपकी 12.5। कितने आ गई? 12.5। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगर ये समझ में नहीं आया तो वापस देखें, वापस इसको ट्राई करें, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अमूर्त बुद्धि के संबंध में सत्य कथन बताओ। तो देखो आपकी थार्नडाइक ने बुद्धि के जो है 3 प्रकार बताए थे। किसने? थार्नडाइक ने। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। और पिछली बार एक जो है स्टूडेंट बोल रहे थे कि ये गलत बता रहे हो आप, तो मैं बता दूं एकदम सही है। एक होता है देखो सामाजिक, 3 प्रकार बताए थे। एक है मूर्त, ठीक है, और जो मूर्त बुद्धि होती है ना, इसको जो है इन्होंने कहा, क्या कहा? व्यवहारिक बुद्धि। क्या कहा? व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। और तीसरी होती है अमूर्त बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि। और इसको इन्होंने कहा सैद्धांतिक बुद्धि। क्या कहा? सैद्धांतिक बुद्धि, ठीक है। मूर्त बुद्धि वाले जो है ना हस्तकला में माहिर होते हैं, मतलब हाथों की कलाकारी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? हाथों की कलाकारी। और अमूर्त वाले गणितज्ञ टाइप होते हैं। क्या होते हैं? इंजीनियर, गणितज्ञ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान है रखना है। तो सबसे पहले बात आती है कि मूर्त बुद्धि के संबंध में सत्य कथन बताना है अपने को। क्या ये सामाजिक व्यवहार में सहायक होती है? तो सामाजिक व्यवहार में सहायक कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर 1 वाली, यानी कि सामाजिक बुद्धि होती है। तो ये तो जो है क्या हो गया? सामाजिक बुद्धि हो गया। तो ये तो अमूर्त के बारे में नहीं है। फिर ये हस्त लाघव, यानी हाथ की कारीगरी से संबंधित है। तो अभी मैं बता चुका हाथ की कारीगरी से कौन सी है? मूर्त बुद्धि संबंधित है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये किसके संबंधित है? मूर्त से संबंधित है। फिर ये मानसिक प्रतिमाओं के निर्माण में सहायक है। बिल्कुल, अमूर्त होती है मानसिक प्रतिमाएं, जो चीजें नहीं होती वो भी देख पाते हैं, तो उनको कहते हैं अमूर्त। तो मानसिक प्रतिमा का मतलब हो गया कल्पना से। तो क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया, ये सत्य है। ये व्यवसायिक या व्यवहारिक है, तो व्यवहारिक भी कौन सी होती है? मूर्त होती है। सैद्धांतिक का बात करता है तो कौन सी होती? अमूर्त। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जो गिलफोर्ड है, इनके प्रारंभिक मॉडल में यह प्रकोष्ठ उपस्थित नहीं था। तो देखो गिलफोर्ड ने जो है आपका त्रिआयामी सिद्धांत दिया, जिसको क्या कहते हैं? कौन सा सिद्धांत? त्रिआयामी सिद्धांत। और इसको कहते हैं आप जो है क्या कह सकते हो? संरचना मॉडल भी कह सकते हो। बुद्धि का संरचना मॉडल किसने दिया? गिलफोर्ड ने। इन्होंने 3 प्रकार के कारक बताए। एक तो आपका बताया इन्होंने संक्रिया, ठीक है, और एक बताया इन्होंने उत्पाद। क्या बताया? उत्पाद। और एक जो उत्पाद से पहले विषय वस्तु, फिर उत्पाद करते हैं, फिर बताया विषय वस्तु, और फिर बताया इन्होंने उत्पाद, ठीक है। और इनमें भी कितने कितने बताए? तो देखो संक्रिया में 6 कारक बताए, विषय वस्तु में जो है 5 बताए, और जो है आपकी जो है उत्पाद है उसमें उत्पाद में कितने बताए? 6। तो 6 को 5 से किया 30, 30 को 6 से किया 180। टोटल कितने कारक बताए उन्होंने? 180 कारक बताए। कितने बताए? 180 कारक। और इससे पहले जो प्रारंभिक मॉडल था, कौन सा मॉडल? प्रारंभिक मॉडल, उसमें इन्होंने कितने कारक बताए थे? 120 बताए थे, ठीक है। इसमें देखो संक्रिया में 6 कारक होते हैं, विषय वस्तु में 5, और उत्पाद में वर्तमान जो लेटेस्ट जो इसका जो सिद्धांत है उसमें कितने? 6, ठीक है। तो बात आए आपकी वर्ग और रूपांतर की। वर्ग और रूपांतरण जो है आपकी किससे संबंधित है? तो ये आपके उत्पाद से संबंधित है। उत्पाद में जो 6 हैं उनमें से 2 ये हैं, और ये प्रारंभिक में भी थे, ठीक है। अभिसारी चिंतन, कौन सा चिंतन? अभिसारी चिंतन। और आपका जो अभिसारी चिंतन है वो भी पहले से मौजूद था। वो भी क्या था? पहले से मौजूद था। लेकिन जो सर्वे या श्रवण है वो पहले से मौजूद नहीं था। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का, लेकिन इसको छोड़िए क्वेश्चन को आप,
बस ये ध्यान रखिए कि इस मॉडल को त्रिआयामी या संरचना मॉडल कहते हैं। और ये इन्होंने 3 कारक बताए, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया में 6 कारक उपकारक बता सकते हो, विषय वस्तु में 5 उपकारक और उत्पाद में 6 उपकारक, और टोटल 180 जो है जोड़े बन गए इनसे, ठीक है। और प्रारंभिक जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसमें कितने थे, 120 थे, ये याद आप रख सकते हो। फिर है भाटिया जी के परीक्षण का भाग कौन सा नहीं है। तो देखो भाटिया जी ने जो है बुद्धि से संबंधित परीक्षण किया था, किससे संबंधित, बुद्धि से। और इन्होंने 5 उप परीक्षण बताए। कितने उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, उप परीक्षण। अब 5 उप परीक्षण इनका नाम मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो इन्होंने बताया पैटर्न्स ड्राइंग परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने बताया चित्र निर्माण परीक्षण, कौन सा, चित्र निर्माण परीक्षण, ठीक है। तीसरा जो इन्होंने बताया कोहोज ब्लॉक निर्माण या ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ठीक है। 5 बताए थे, 5 उप परीक्षण है। चौथा जो है वो है आपका अलेक्जेंडर पास अलोंग मेथड, अलेक्जेंडर पास अलोंग, पास अलोंग, ठीक है। और 5वां जो इन्होंने बताया वो है अंकों के लिए तत्काल, अंकों के लिए तत्काल स्मृति। अब ये पूछा है कि कौन सा भाटिया जो बैटरी है या फिर भाटिया जो परीक्षण है उसका जो है उप परीक्षण नहीं है। तो भाटिया जो परीक्षण है उसके 5 उप परीक्षण थे, कौन कौन से, पैटर्न ड्राइंग, चित्र निर्माण, कोहोज ब्लॉक डिजाइन, अलेक्जेंडर पास अलोंग और अंकों के लिए तत्काल स्मृति। तो कोहोज ब्लॉक डिजाइन बिल्कुल ये तो है, बुलबुलिया कहीं नजर नहीं आ रहा, पैटर्न ड्राइंग, पैटर्न ड्राइंग ये रहा तो ये भी है, तत्काल स्मृति तो ये रही तत्काल स्मृति, तो कौन सा नहीं है आपका, बुलबुलिया, ठीक है। ये किसने दिया, तो ये दिया पोर्टियास ने, किसने, पोर्टियास की बुलबुलिया, पोर्टियास ने दिया था, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां है गार्डनर के प्रारंभिक मॉडल में क्या शामिल नहीं था। तो गार्डनर का जो है ना जो है टोटल कितनी 9 बुद्धि दी, कितनी बुद्धि, 9 बुद्धि। लेकिन जो इनका प्रारंभिक मॉडल था ना, कौन सा मॉडल, प्रारंभिक मॉडल, तो प्रारंभिक मॉडल में जो है आपके कितने थे, 8 बुद्धि थी, कितनी बुद्धि थी, 8 बुद्धि। और 9वीं जो बुद्धि है वो सबसे लास्ट में जुड़ी, और उसी का पूछा है कि 9वीं बुद्धि या फिर जो है प्रारंभिक मॉडल में कौन सी नहीं थी, तो वो है आपकी अस्तित्ववादी। इनको डिटेल से अपन जो है पिछले वीडियो में देख लिया, और जो है मैंने पहले प्ले लिस्ट बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो। तो उत्तर हो जाएगा आपका अस्तित्ववादी बुद्धि, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 एक कथन है, डायरेक्ट याद रखना आपको कि बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, मतलब बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ये कथन किसने दिया, तो ये दिया आपका बिन्ने ने। इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना कि बुद्धि वह है जिसको बुद्धि परीक्षण मापता है, मतलब बुद्धि को इन्होंने कहा कि बुद्धि वही है और कुछ नहीं है, जिनको बुद्धि परीक्षण नापता है वही बुद्धि है। तो ये बात कही आपकी बिन्ने ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी डायरेक्ट याद रखना है, द बैकवर्ड चाइल्ड, नाम याद रखना, द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो द बैकवर्ड चाइल्ड जो पुस्तक है उनके लेखक हैं सिरिल बर्ट, ठीक है। द बैकवर्ड चाइल्ड, द बैकवर्ड चाइल्ड के लेखक हैं सिरिल बर्ट, इसको भी डायरेक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, मंद बुद्धि बालकों के वर्गीकरण में प्रशिक्षणीय वर्ग कौन सा है। ये सारे के सारे आपके मंद बुद्धि बालक के ही जो है वर्ग है, लेकिन इसमें से प्रशिक्षणीय वर्ग कौन सा है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पहले आ चुका क्वेश्चन है कि मंद बुद्धि बालकों के वर्गीकरण में प्रशिक्षणीय वर्ग कौन सा है। तो जो प्रशिक्षणीय वर्ग है वो आपका ऑप्शन नंबर 2, 35 से 50 तक बुद्धि लब्धि है, वो आपका क्या है, प्रशिक्षणीय वर्ग है। क्या है, प्रशिक्षणीय, जिनको हम जो प्रशिक्षण देकर जो आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रशिक्षणीय वर्ग। इंपोर्टेंट बनता, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट याद रखना आपको कि मंद बुद्धि बालकों के वर्गीकरण में प्रशिक्षणीय वर्ग कौन सा है, तो 35 से 50 बुद्धि लब्धि का वर्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 11 बोल रहा है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना के पक्ष कौन कौन से हैं। तो देखो फ्राइड ने 2 टाइप से जो है इनके व्यक्तित्व के जो क्या दिए थे, पक्ष दिए थे। एक तो दिया था इन्होंने इदम, इदम को कहते हैं इंग्लिश में आईडी। एक दिया था अहम, अहम को कहते हैं आपका क्या कहते हैं, अहम को ईगो। और एक दिया था पराअहम, और पराअहम को क्या कहते हैं, सुपर ईगो। क्या कहते हैं, सुपर ईगो, ठीक है। ये 3 दिए थे। और दूसरे क्या दिए थे, चेतन अचेतन की अवधारणा दी थी, चेतन अचेतन और अर्ध चेतन या पूर्व चेतन भी कहते हैं, ठीक है। पूर्व चेतन या भी कह सकते हो अर्ध चेतन। ये जो है ये सिद्धांत सारे के सारे किसने दिए थे, सिगमंड फ्राइड ने। और इनका जो सिद्धांत है उसको कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इनका मनोलैंगिक सिद्धांत भी है। तो फ्राइड के अनुसार जो है व्यक्तित्व के पक्ष जो है आईडी, अहम, प्राइम, इनको डिटेल से हम जो क्लासेज में जान चुके हैं। फिर जो चेतन, अचेतन और पूर्व चेतन या अर्ध चेतन मन से भी तुलना की थी। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो ऑप्शन 1 व 2 दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है, शराब पीने से मना करने पर एक व्यक्ति यही कहता है कि 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। ठीक है, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, ये कौन सी रक्षा युक्ति है? तो देखो समायोजन है, उसमें जो रक्षा युक्तियां होती है, सबसे पहले उदात्तीकरण की बात करें। किसकी बात करें? उदात्तीकरण की। तो उदात्तीकरण क्या होता है? उदात्तीकरण होता है कि किसी खराब आदत को, किसको? खराब आदत को अच्छी आदत में बदलना, अच्छी आदत में बदलना, खराब आदत को अच्छी आदत में बदलना। कोई भी खराब आदत है उसको अच्छी आदत में बदल देते हो तो उसको कहते हैं उदात्तीकरण। जैसे एक बालक है जो क्या करता है, क्लास में मारपीट करता है, मतलब लड़ाई झगड़े करता है, मारपीट करता है, और बड़ा होकर क्या बन जाता है? बॉक्सर बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा होकर बॉक्सर बन जाता है। तो वो होता है उदात्तीकरण। ठीक है, फिर है युक्तिकरण। तो युक्तिकरण यही हो गया आपका, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि आपका कि व्यक्ति क्या कहता है, खुद की स्थिति को अच्छा बताता है। खुद की स्थिति को क्या बताता है? खुद की स्थिति को अच्छा बताता है, को अच्छा बताता है। और दूसरों की स्थिति में क्या बताता है? कमी। दूसरों की स्थिति को बुरा बताता है, स्थिति को बुरा बताता है। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आया कि अंगूर खट्टे हैं, क्या बताते हैं? अंगूर खट्टे। अंगूर हाथ नहीं आए तो क्या हो गया? अंगूर खट्टे हैं। मतलब अंगूर हाथ नहीं आए तो मतलब खट्टे हैं, मतलब दूसरों की स्थिति बुरी है, तो ये अंगूर खट्टे भी इसी से संबंधित है। ठीक है, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण होता है आपका दोषारोपण, मतलब आप किसी पर दोषारोपण कर देते हो। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब आप नाच नहीं पा रहे हो और बोल रहे हो कि जो आंगन है वो टेढ़ा है, तो वो होता है आपका प्रक्षेपण। ठीक है, दमन। दमन क्या होता है? दमन होता है आपकी जो है, जो मतलब बुरी जो यादें हैं, क्या है? एक मिनट, बुरी पूरी लिख दिया मैंने। आपकी जो बुरी यादें हैं, बुरी यादों को अचेतन मन में धकेलना। किसमें? अचेतन मन में धकेलना, अचेतन मन में धकेलना। ये होता है आपका, क्या होता है? उदात्तीकरण। तो यहां पर जो है आपके 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, शराबी ये कहता है, तो ये है युक्तिकरण, मतलब अपनी स्थिति को अच्छा बता रहा है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, एक व्यक्ति के पास नौकरी का विकल्प तो है किंतु वेतन बहुत कम है, वहीं एक चिंता यह भी है कि उसे और कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही, तो इसे नहीं चुना तो वह बेरोजगार ही रहेगा। ये जो युक्ति है वो कौन सी है? दोबारा देखो, एक व्यक्ति के पास नौकरी का तो विकल्प है लेकिन जो है वेतन बहुत कम है, वहीं एक चिंता यह भी है कि उसे और कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही, तो इसे नहीं चुना तो वह बेरोजगार रहेगा। तो देखो इसमें होते हैं 2 प्रकार के। देखो यहाँ नाम आ रहा है गाइये गाइये, गाइये परियार, परियार परियार। इनका दूसरा नाम आपने देखा होगा, गाइये की जगह आपने नाम सुना होगा आपका पद्धति। क्या होगा? गाइये की जगह कौन सा नाम सुना होगा आपने? पद्धति। और जो है परिहार की जगह क्या सुना होगा? वर्जन। तो ये आपको ध्यान रखने, हिंदी में नाम अलग अलग आ सकते हैं, पद्धति आ सकता है, पद्धति वर्जन आ सकता है, वर्जन पद्धति आ सकता है, लेकिन जो है अपने को जो ध्यान रखना, गाइये गाइये मतलब पॉजिटिव और परिहार, और वर्जन का मतलब है नेगेटिव। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, एक व्यक्ति के पास नौकरी मिल गई लेकिन वेतन कम है, मतलब ये भी नेगेटिव ही टाइप है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर वो नौकरी छोड़ता है तो वो बेरोजगार रहेगा, तो ये भी नेगेटिव है। तो मतलब दोनों ही चीजें नेगेटिव है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका परिहार परिहार। क्या हो जाएगा? परिहार परिहार। उत्तर नंबर जो है 3। ठीक है, अब आप ये सोचोगे नौकरी मिल रही है, वेतन का क्या लेना है, लेकिन थोड़ा सेंस से सोचें तो अपने को देखा है कि नौकरी मिल रही है लेकिन वेतन बहुत कम है, तो ये आपका नेगेटिव सेंस है कि वेतन तो कुछ है ही नहीं, ना के बराबर है, तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, दूसरी तरफ नौकरी अगर छोड़ता है तो बेरोजगार रहेगा, तो ये भी नेगेटिव है। दोनों तरफ क्या है? नेगेटिव। मतलब आगे कुआं पीछे खाई, मतलब आगे कुआं पीछे खाई, तो कुल मिला के क्या होगा आपका जो है, ये हो जाएगा परिहार परिहार। अगर दूसरे शब्दों में लिखें तो ये हो जाएगा वर्जन वर्जन। क्या हो जाएगा? वर्जन वर्जन, मतलब दोनों ही दुखदायी स्थिति है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि व्यक्तित्व के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के संबंधित मनोवैज्ञानिक नहीं है। व्यक्तित्व के प्रकार्यात्मक जो वर्गीकरण है उससे संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन ही है? ठीक है, तो जो है आपका जो सेल्डन है, सेल्डन, क्रेसमर, ये दोनों के दोनों किससे हैं? आपके प्रकारात्मक से वर्ग जो है क्या संबंधित है। युंग भी किससे संबंधित है? प्रकारात्मक से। लेकिन केटल है आपका विशेषक उपागम से। किससे? विशेषक उपागम से। देखो इन क्लासों को आप जो है एज ए रिविजन ले तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, पहले पढ़े फिर रिविजन के तौर पर ले। ठीक है, सेल्डन, क्रेसमर, युंग और केटल, इन्होंने क्या किया, इनमें से जो सेल्डन, क्रेसमर और युंग है, ये तो किस प्रकार के वर्गीकरण से संबंधित है? प्रकारात्मक से। ठीक है,
और जो आपका केटल है वो किससे, विशेषक उपागम के वर्गीकरण से संबंधित है। तो यहां से पूछा था प्रकारात्मक से संबंधित कौन सा नहीं है, तो केटल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये विशेषक उपागम से है। ठीक है, अब बात करें कि इन्होंने वर्गीकरण क्या दिया, तो सेल्डन ने कौन सा वर्गीकरण दिया, इसका उत्तर तो आपका चौथा हो जाएगा, लेकिन जान लेते हैं। सेल्डन ने एक तो दिया आपका एंडोमार्फिक, क्या दिया, एंडोमार्फिक। ठीक है, दूसरा दिया इन्होंने एक्टोमार्फिक, कौन सा दिया, इंग्लिश शब्द है ये याद रख लेना, एक्टोमार्फिक हिंदी में अलग है। और तीसरा इन्होंने दिया मिसोमार्फिक। ठीक है, और वैसे याद रखो तो एंडो, एक्टो और मिसो किसने दिया, सेल्डन ने। फिर बात आती है क्रेसमर की। क्रेसमर ने 4 प्रकार बताए। सबसे पहले पिकनिक प्रकार, ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया एस्थेनिक, ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया एथलेटिक, ठीक है, चौथा इन्होंने बताया डाईप्लास्टिक, कौन सा बताया, डाईप्लास्टिक। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, क्रेसमर व सेल्डन दोनों ने जो है शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण दिया। ठीक है, शरीर रचना जो है इनका आधार माना, शरीर रचना का आधार माना गया। ठीक है, तो क्रेसमर और सेल्डन शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण दिया, और प्रकारात्मक वर्गीकरण कहलाता है। सेल्डन एंडोमार्फिक, एक्टो और मिसो, क्रेसमर का पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डाईप्लास्टिक, और युंग के आपके अंतर्मुखी, कौन सा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और बहिर्मुखी। यह वर्गीकरण किसका है, युंग का। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा केटल, क्योंकि इन्होंने विशेषक उपागम पर जो है आधारित वर्गीकरण दिया था। फिर आ रहा है सेल्डन के शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमार्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या है। तो देखो इन्होंने ऊपर बात कर चुके, क्या क्या दिए थे, एक तो एंडोमार्फिक दिया, ठीक है, और एक एक्टोमार्फिक दिया, ठीक है, और एक दिया इन्होंने मिसोमार्फिक, क्या दिया, मिसोमार्फिक। ठीक, अब इसमें जो है एक शरीर संरचना का जो अनुपात है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एंडोमार्फिक का इन्होंने क्या दिया, 1:7:1। ठीक है, एक्टोमार्फिक का इन्होंने क्या दिया, तो एक्टो का दिया इन्होंने जो है एक्टो, सॉरी 1:7:7 नहीं दिया, एक मिनट, जो इन्होंने एंडोमार्फिक है, एंडोमार्फिक का दिया इन्होंने 7:1:1। इन्होंने एक्टोमार्फिक है, एक्टोमार्फिक का दिया 1:1:1:7, और जो मिसोमार्फिक है उनका दिया 1:7:1। सारे याद रख लेना, रीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो सेल्डन का जो वर्गीकरण है उसमें एंडोमार्फिक का जो अनुपात है आपका श्रेणी अनुपात वो होगा 7:1:1, एक्टोमार्फिक का होगा 1:7 और मिसोमार्फिक का होगा 1:7:1। तो यहां बात पूछिए एंडोमार्फिक का, तो एंडोमार्फिक का होगा 7:1:1, ये रहा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन बोल रहा है कि हस्तशिल्प का परीक्षण किन बच्चों के लिए उपयोगी है। हस्तशिल्प यानी कि हाथों की जो कलाएं होती है, आप चाहे उनको जो है पेंटर बनाए या जो है मिट्टी के जो है बर्तन बनाना सिखाए, तो जो हस्तशिल्प का प्रशिक्षण होता है ना, वो आपके किन प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी होता है, तो मंद बुद्धि बालकों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नए वाले स्टूडेंट इसको समझेंगे प्रतिभाशाली बालक, जबकि उत्तर होगा आपका मंद बुद्धि बालक। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं ना, वो पढ़ने में भले ही अच्छे नहीं हो, तो उनको क्या सिखाएं आप, हस्तशिल्प कला में जो है निपुण बनाए, ताकि वो आगे रोजगार उपलब्ध हो सके उन्हें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक वंचित बालक क्या नहीं हो सकता। तो देखो एक वंचित बालक का मतलब क्या हो गया, सुविधा लेस बालक। क्या हो सकता है, सुविधा का क्या हो, अभाव, सुविधा का अभाव हो, ऐसे बालक को कहते हैं वंचित बालक। तो पिछड़ा बालक वंचित हो सकता, मतलब कौन सा बालक जो है वंचित नहीं हो सकता, तो क्या वंचित बालक पिछड़ा नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है। क्या जो है वंचित बालक जो है मंदबुद्धि नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पिछड़ा हो सकता है, मंदबुद्धि हो सकता है, तो इनमें से कोई नहीं हो सकता। ठीक है, एक वंचित बालक जो है पिछड़ा भी हो ये जरूरी नहीं है, मंदबुद्धि भी हो ये जरूरी नहीं है। तो एक वंचित बालक पिछड़ा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मंदबुद्धि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। कुल मिला के ध्यान रखना कि पिछड़े बालक का मतलब जो है मंदबुद्धि बालक से नहीं है। पिछड़े बालक का मतलब है सुविधाओं का अभाव वाला बालक। तो वो पिछड़ा बालक जो होता है, सॉरी वंचित बालक होता है, वो पिछड़ा भी हो सकता है, और जो है वो क्या हो सकता है, मंदबुद्धि भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है पिछड़ा हो, तो पिछड़ा हो भी नहीं सकता, मंदबुद्धि भी नहीं हो सकता। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। फिर आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 18 कि समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति कौन सी नहीं है। समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति कौन सी नहीं है, तो अप्रत्यक्ष तो बहुत सारी है, लेकिन आपको प्रत्यक्ष याद रखनी है। प्रत्यक्ष के नाम मैं बता देता हूं। प्रत्यक्ष युक्तियां जो है वो कौन कौन सी है, तो प्रत्यक्ष युक्तियां जो आपकी है, सबसे पहले जो प्रत्यक्ष युक्ति है वो है बाधा निराकरण। क्या है, बाधा निराकरण। ठीक है, दूसरी जो है आपकी मार्गांतिकरण। क्या है, मार्गांतिकरण। और तीसरी जो आपकी है वो अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन, अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन। तो बात ये आ रही है आपकी
कि अप्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष है। तो शोधन, प्रक्षेपण और दमन, संबंध, तदात्मीकरण, औचित जो है ये सारे, औचित्य स्थापन, ये सारे के सारे आपकी क्या है, अप्रत्यक्ष है। लेकिन प्रत्यक्ष में कौन आता है, बाधा निराकरण, मार्गांतरीकरण और अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन। तो देखो अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन ये आपकी क्या है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये तो डायरेक्ट कथन है कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। क्या है, चिंतन जो है मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो चिंतन मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू है। और यह बात किसने कही? तो यह बात आपकी कही जो है रॉस ने। किसने? रॉस ने। तो चिंतन जो है मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू है, यह बात किसने कही? रॉस ने कही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जिम्बार्डो व रुक के अनुसार अभिसारी चिंतन को क्या कह सकते हैं? तो जो अभिसारी चिंतन होता है ये किससे संबंधित होता है? बुद्धि से संबंधित होता है, ठीक है। और इस चिंतन को जो जिम्बार्डो व रुक ने क्या कहा? निगमनात्मक चिंतन कहा। तो ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर हो जाएगा। और ये जो रचनात्मक चिंतन है इसको कहते हैं अपसारी चिंतन। कौन सा चिंतन? अपसारी चिंतन को क्या कहते हैं? रचनात्मक चिंतन। और ये आपका किसमें जो है, सृजनात्मकता में जो है शामिल होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।